जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आज ईरान ने दोबारा इज़राइल पे हमला कर दिया और सुनने में आया कि जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, आईआरजीसी, उसकी स्टेटमेंट आई है कि हमने हसन नसरुल्लाह का और जो हमास के लीडर इस्माइल हानिया थे, उन सब का बदला ले रहे हैं। लगता ये है कि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि उसकी जो प्रॉक्सीज़ हैं, उसके ऊपर पे-दर-पे इज़राइल हमले कर रहा है और ईरान कुछ भी नहीं कर रहा। फिर लेबनान पे भी हमला कर दिया, ईरान कुछ नहीं कर पाया। तो लगता ये है कि इरानियंस जो है वो जो हमला कर रहे हैं, इस पे आप कैसे देखते हैं खित्ते की सूरत-ए-हाल को तार साहब? और दूसरा आपने आज एक ट्वीट भी की कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अगर हमारे अच्छे ताल्लुकात होते हैं, ऐसा तो हमें पैसे दे दें निज़ाम। तो तार साहब, इंडिया क्यों पाकिस्तान को पैसे देना चाहता है? और दूसरी बात ये है कि भारत के एनएसए साहब भी फ्रांस पहुँचे हुए हैं, वहाँ से भी बड़े हथियार वगैरह ले रहे हैं। हाउ डू यू सी द सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट? और ये इंडिया के जो एनएसए इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान को ऑफर कराई है। चीमा साहब, मैं सारी चीजों को एनालिसिस करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त जो है वो लेबनान की सिचुएशन सामने है। इसको पहले डाइसेक्ट करने की कोशिश करूंगा। चीमा साहब, आज जो याद ताजा हुई है 6 जून 1982 की। ये इसराइल को पहली दफा लेबनान में नहीं गया, पहले 6 जून 1982 में सबसे पहले गए थे पीएलओ को निकालने के लिए। और फिर वो पीएलओ वहां से निकल गई थी और उनके पीछे जंग के एशेस में से हिजबुल्लाह का जन्म हुआ था। मेरा आज क्वेश्चन दो कौमों से है। मेरा आज दो कौमों से क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, इसराइल कहता है हम ठीक हैं, हिजबुल्लाह हमास कहते हैं हम ठीक हैं। बल्कि बात करते हैं बीबी नेतन्याहू ने जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर स्पीच दी, उन्होंने कहा कि ब्लेसिंग्स, एक मैप को ब्लेसिंग्स और अपने सऊदी अरेबिया के रिलेशन को एक बताया जिस तरह जन्नत की चाबी है, और दूसरी तरफ उन्होंने अंधेरा दिखाया है कि ईरान क्या कर रहा है। इस सारी सूरत हाल का जो मैं इसके बॉटम में जाना चाहूंगा, मेरा क्वेश्चन, बीबी नेतन्याहू का कैरियर मैंने पढ़ा बड़ी डिटेल के साथ, वेरी रिमार्केबल, शाइनिंग शाइनिंग आर्मर है सारी जिंदगी उस बंदे का। A committed, very patriotic Jew, is worth reading, worth studying. क्या इसके बाद दुनिया पुरअमन रह सकेगी? अमेरिकन से भी मेरा ये क्वेश्चन है। आज जो बैलिस्टिक मिसाइल से पहले हमारे बाबा बाइडन तो खुद बयान नहीं देते, जाहिर है किसी ने लिखा होगा, तो उनके तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया वो विल प्रोटेक्ट इसराइल। हाँ भी ठीक है, करना चाहिए आपको, क्योंकि आपके पल्ले कुछ भी नहीं है। आप तो यहाँ पे सिर्फ पोटैटो, तंबाकू और शुगर केन बनाते थे, और फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जब जूश आए साइंटिस्ट, तो उन्होंने अमेरिका बनाया। अल्टीमेटली ये भी कंट्री उन्हीं का है, आपको चाहिए डिफेंड करेंगे आप, क्यों नहीं करेंगे आप? लेकिन उसमें जो मेरा क्वेश्चन है, क्या दुनिया पुरअमन रह पाएगी? बाबा बाइडन, आपने जो बॉर्डर चारों तरफ से खोल दिए हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों बॉर्डर आपने खोल दिए हैं, वहां से लोग आ रहे हैं, 30,000 के करीब चाइनीज आ चुके हैं, आपको पता ही नहीं कौन कौन आ रहा है, और आप दुनिया के हर पंगे में आप खुद आगे जाना चाहते हैं, तो आप पुरअमन रह पाएंगे यहाँ? दूसरी तरफ मेरा क्वेश्चन है, 20 दिनों पिछले उन्होंने 20 के करीब हिजबुल्लाह के लीडर और हमास के मारे जा चुके हैं पिछले दिनों में। उसको भी मैंने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा कि किस तरह कामयाब हुए हैं, किस तरीके से इसराइल हनी ट्रैप करता है, किस तरीके से जो हमारे लोग हैं वो उनको फंसाते हैं, पैसे देते हैं, क्या करते हैं। यूनिट 82 है एक इसराइल का जो मुसलसल काम करता है इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का, क्योंकि इंटेलिजेंस फेल्योर के जरिए सारे मारे गए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हसन नसरुल्लाह कहाँ थे और किस तरीके से मारे गए। लेकिन इस सारी चीज के बाद क्या दुनिया पुरअमन रह पाएगी? 6 जून 1982 में आपने लेबनान में, आज कहते हैं ग्राउंड फोर्सेस लेबनान के बॉर्डर पे जा चुकी हैं। अभी थोड़ी देर पहले हिजबुल्लाह ने कहा कि अभी तक कोई इजरायली लेबनान की लैंड पर नहीं आया, लेकिन लैंड की दूसरी तरफ से वो हमले कर रहे हैं। 150 के करीब हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारे हैं, जो लगा एक भी नहीं है, रॉकेट मारे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हसन नसरुल्लाह के बाद भी वो स्टिल अलाइव। लेकिन हालात खराब हैं, हेडलेस हो चुके हैं। लेकिन क्या ये फिलॉसफीज खत्म हो पाएंगी? क्या हमास एक सिर्फ चंद लोगों का नाम है या आइडियोलॉजी का नाम है? क्या हिजबुल्लाह एक आइडियोलॉजी का नाम है या सिर्फ हसन नसरुल्लाह का नाम था? हसन नसरुल्लाह के मर जाने के बाद क्या खत्म हो जाएगा?
पाकिस्तान के अंदर जुलूस निकल रहे हैं, बल्कि मैं यहां पे बताना चाहूँ कश्मीर के अंदर, इंडियन कश्मीर के अंदर जुलूस निकले। महबूबा मुफ्ती ने वहां पे अपनी हसन नसरुल्लाह के मरने के बाद अपनी इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने रोक दिया था। उनकी बच्ची का नाम इल्तिजा मुफ्ती है। उन्होंने बड़ी एक जज्बाती तकरीर की। 10% शिया इंडियन कश्मीर के अंदर है, और बल्कि वो तो 10% है, लेकिन उनके साथ सॉलिडारिटी है उनकी। लेकिन आप ये सारा कुछ कर पाएंगे। और फिर मैं ये बताना चाहूंगा कि आज आपके पेजर के जरिए आप क्यों मर रहे हैं, आप क्यों कीड़ियों चींटियों की तरह मारे जा रहे हैं। आपकी अगर देखा जाए, मैं हैरान था इस बात पे चीमा साहब, कि वो जो पेजर ऑपरेशन है वो इजराइल ने किस तरह किया है और कब से उनके ज़हन में था। और फिर आज मैं ये भी बताना चाहूंगा, हसन नसरल्लाह कहते हैं कि वो इतना सीक्रेटिव था कि वो उसकी कभी लाइव स्पीच नहीं रिकॉर्ड करके जाती थी। फिर बंकर में था हुआ था, जहां से मारे, बंकर से मारे। ही वॉज फ्लुएंट इन पर्शियन बिकॉज, क्योंकि ईरान के अंदर उसने बहुत टाइम गुजारा, लेकिन इंटेलिजेंस फ्लेवर किसी ने बेचा उसको। ईरान के अंदर जब मारा गया था लीडर हमास का, उसको भी बेचा गया। फिर दो चीजें जो मैं समझता हूं, और इसके बाद आज इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कह रही है, क्योंकि इन कंट्रीज में एम्बार्गो और गुर्बत की वजह से लोग बिक जाते हैं। बल्कि आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हालात क्या है, और इनको चाहिए इस पे अब तवज्जो दें। ईरान के एक साबिक सदर ने, उन्होंने कहा कि हमने एक यूनिट बनाया था कि आप ईरान के अंदर इजराइल के जो उनको हमारे मोल होते हैं उनको पकड़ा जाए। एक यूनिट बनाया गया था। हामदी निजाद, मैं याद आ गया, ईरान के सदर हामदी निजाद ने यह तकरीर में कहा है कि हमने एक यूनिट बनाया था कि ईरानी इजराइल के जो मोल हैं उनको पकड़ा जाए, और उनको उसका एक जो हेड था वही मोल निकला इजराइल। चीमा साहब, आज डॉक्टर साहब ये क्यों बिक जाते हैं, क्यों बिक जाते हैं उसकी इतनी वजह जल्दी? यहाँ पे जो वेस्टर्न जो लोग हैं, जो तज्जियाकार हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ये समझते हैं कि वहां पे गुर्बत है, और वो 50,000 से 1 लाख डॉलर तक एक आपकी उसके रिवार्ड दिया जाता है, और एक इसे लुक्रेटिव फंड मनी। 50,000 से 1 लाख डॉलर तक एक टिप देना, उसकी अगर प्राइस दी जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हनी ट्रैप किस तरह जाते हैं, किस तरीके से इजराइल का जो यूनिट 8200 है, वो किस तरीके से एयर होस्टेसों को उन्होंने हनी ट्रैप में यूज करते हैं इनकी मूवमेंट को स्टडी करने के लिए। फिर किस तरीके से उन्होंने पेजर का मंसूबा बनाया था, उसमें एक सुना है नॉर्वेजियन बॉर्न इंडियन भी है। वो इंडिया में बॉर्न हुआ था, लेकिन ही इज अ नॉर्वेजियन सिटीजन। बुल्गारिया के अंदर उसने शेल कंपनी बनाई थी, और किस तरीके से उन्होंने, मैं देखिए दो चीजें मैं आज यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके देना चाहूंगा। इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। मेरे लिए बिल्कुल ये इसी तरह है जिस तरह आप एक एक्शन मूवी देख रहे हैं कि किस तरीके से दे ऑपरेटेड, हाउ कमिटेड दे आर विद देयर काज। 7 अक्टूबर को बीबी नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी इजराइल के अंदर सिर्फ 15% आ चुकी थी। उस दिन अगर इलेक्शन होता तो उसने इलेक्शन हार जाना था। आज फिर उसकी पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही है। आज इलेक्शन हो तो वो फिर जीत जाएगा। लेकिन आज मेरा चीमा साहब आपसे भी ये क्वेश्चन है, और 2 बिलियन मुसलमान और दूसरे लोगों से भी क्वेश्चन है, क्या आप अंधे आंखों से इजराइल को स्टडी नहीं कर पाते वो किस तरीके से दुनिया के पे काबज हो चुके हैं? किस तरीके से अमेरिका आज हॉस्टेज है उनके सामने? किस तरीके से आज बाबा बाइडेन उनके तलवे चाट रहा है? हर बम के ऊपर एड्रेस अमेरिका का लिखा है, और आज उसने स्टेटमेंट दिया है, ईरान, इफ यू थ्रो द बैलिस्टिक मिसाइल वी विल प्रोटेक्ट इजराइल। पिछली दफा जब उन्होंने मिसाइल फेंके थे, बल्कि उन्होंने, ईरान ने पिछले दिनों कहा अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया, क्योंकि इन्होंने वहां से जो ड्रोन उड़ाए थे सारे के सारे इंटरसेप्ट किए थे अमेरिका। लेकिन चीमा साहब, होता क्या है, हो क्या रहा है कौमों में, हो क्या रहा है, तबाहियां किस तरह हो रही है कौमों। मैं आज इसी मौके पर, जब मैं आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय नेतन्याहू, आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय द इजराइल्स ऑपरेशन, द वे दे आर ऑपरेटिंग इट। मैं एक अपने पाकिस्तान के एक सिपा सालार का भी नाम लेना चाहूंगा, फैज हमीद साहब। मुझे आज बहुत याद आए। क्यों याद आए? वो किसको फैंटेसाइज करते थे? पुतिन को। साथ ही कल लियाकत चट्टा का एक मेरे नजर से एक आर्टिकल गुजरा है। सुना है जब फैज हमीद और लियाकत चट्टे की जब
इन्वेस्टिगेशन की गई है, लियाकत चट्टे को फैज हमीद के सामने ले जाया गया है। फैज हमीद ने उसको कहा था कि 2024 में मैं अमेरिका का सदर हूंगा और पुतिन इज माय आइडियल, मैं पुतिन बनना चाहता हूं। आई वांट टू रन द कंट्री फॉर रेस्ट ऑफ माय लाइफ। अब कंपैरिजन देख ले, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है। चीमा साहब, दुख के साथ ये कहूंगा कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के लोग जाते हैं, 5 बच्चों की मां से शादी करते हैं, मुल्क को काले बकरों से चलाया जाता है, और बार बार कल उस बंदे की स्टेटमेंट मेरे 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 दिल पर छुरी की तरह लगी। उसने कहा बाहर निकलो, शहादतें दो, शहादतें दो, इनकलाब इनकलाब। बच्चा कासम तेरा किधर है भाईजान, उसको भी कहो यार स्वाब में हिस्सा ले। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहा है, वो यहूदियों के फंडिंग पे चल रहा है, वो सारा वो गोल्ड स्मिथ की फंडिंग पे चल रहा है वो। और मेरी नस्ल को कहते हो गोलियां खाओ, तुम्हारे पावर पॉलिटिक्स के लिए, तुम्हारी मैकियावेली सियासत के लिए पाकिस्तान के बच्चे गोलियां खाएं। उसने कहा ये बुज़दिल है। कहते हैं जो एहतजाज था, कहते हैं तुम्हें डी चौक पहुंचना है चाहे तुम्हें 2 दिन लग जाए। अब आज ही इज डेस्परेट टू सी डेड बॉडीज ऑफ द किड्स। आज वो पाकिस्तानी बच्चों की लाशें देखना चाहता है। करना क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आपकी पूरी कौम से पूछता हूं, आज इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, पाकिस्तान बचा लेगा? किस तरह बचाएगा? काले बकरों से, मुर्गियां जला के, जिनों से बचाएगा ये? आज आपका स्कैंडल कहते हैं जी बीबी फलाने के बाल चेक किए गए अडयाला जेल, तो फिर की हो गया? वाल दे दे मुतमरक ने हथ नहीं लाना। ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੋ, ਇਹ फोन कर करके पूछता सी तो कुसराना एक के 2 ने। राणे सनाउल्लाह को पूछो ना उसके साथ क्या किया था जेल में। अब कहते हो उसके बाल शहीद कर दिया, उसका बाल शहीद हो गया, बीबी के बालों को हाथ लगाया। चीमा साहब, दर हकीकत आज मैं इट्स अमेजिंग, लेकिन मैं बल्कि क्वेश्चन, आज कोई है माई का लाल, कोई मुसलमान 2 बिलियन में से जो स्टडी कर रहा यूनिट 8200 को, कोई आज सामने रख के बैठा हो कंप्यूटर पे बीबी नेतन्याहू का प्रोफाइल और कहता होगा कि दिस इज हाउ द नेशंस आर बीइंग बिल्ट, दिस इज हाउ वेरी लिमिटेड पीपल दे रूल द वर्ल्ड? कोई है 2 बिलियन में से? आप, मैं क्वेश्चन करता हूं, बड़ा पैसा है आपके पास, मोहम्मद बिन सलमान भी ओवरवेट आदमी, आपने देखा ही, शहजादा मालिक इस वक्त। कोई है उसने यूनिवर्सिटी बनाई सऊदी अरेबिया के अंदर? कोई है हॉस्पिटल उसने बनाया जहां पे वो अपना इलाज करा सके? सारे इलाज कराने यहाँ जाना आपके नाते। कोई एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि उन्होंने को कंप्यूटिंग क्या कहते हैं फिजिक्स, कोई किसी चीज को तवज्जो दे रहे हैं तालीम के ऊपर? कोई है माई का लाल? और मैं कहता हूं इनसे नहीं सीखना, इंडिया से ही सीख लो। चीमा साहब, आज मुझसे पूछा जाए सारी मुसीबत का हल क्या है, तो एक चीज मैं बता दूं, मैं सारे सब्जेक्ट पाकिस्तान में बंद करके को सिर्फ मैथ पढ़ना और कंप्यूटर पढ़ना, कोई दूसरी चीज नहीं पढ़नी। चीमा साहब, कल मैंने 2-4 ट्वीट किए हैं, 5-6 मौलवी मुझे गालियां दे रहे हैं, वो भी दूर। और मैं क्या, शर्म करो बगैर तो, और मैं क्या इंग्लिश गाना दो। मैं जब ट्वीट करता हूं, बोलता हूं, मुझे कोई गालियों का मुझे कोई डर नहीं है। चीमा साहब, मुझे गालियों से कुछ नहीं आता, बल्कि मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ नीचे से ज्यादा, हमें मौलवी कपड़े अपने पाड़ दे। मैंने उस एक ट्वीट में यही कहा था ना, मैं क्या, अपने बच्चों को बुलाओ यार, आज पाकिस्तानी बच्चों की डेड बॉडियां क्यों तुम मांग रहे हो? आज तो मरना है तुमने तो मरो, पहले तुम्हें पठान मारते रहे, गोरे मारते रहे, आज ये मार रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? मरो तुम, मरो। मेरे लिए, मुझे चीमा साहब, मुझे तो दुख अफसोस ये कि दुनिया चढ़ते चढ़ी जाती, वो पेजर ना अगले फड़काते जे, पेजरा ना घर बह के। और अब आगे सुन ले चीमा साहब, पेजरों से याद आ गई बात, टीटीपी वाले मोटरसाइकिलों में फिर रहे झंडे लगा के आपके सूबा केपी के अंदर। बात एक निकली, ड्रोन उनके पास नहीं है। ड्रोन करते क्या है, ये भी जरा सुन ले बात। मैं खैर मजाक तो नहीं करना चाहता, वो सुने पेट्रोल दी बोतल भर के नाल टांग के तो पे हमले कर रहे। कर किन पे रहे हैं? जो आपके वहां पे ऑयल, जो आपकी तेल दरियाफ्त करने वाली कंपनियां, उनके 6-7 हमले कर चुके हैं उन ड्रोन्स के साथ, बोतलें पेट्रोल की भर के मार रहे।
और आप दूसरी बात है कि आपके आर्मी चीफ और सारी मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई वाले सुना प्रेस का आपके सियासतदानों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। 7 लाख की फौज है, खोतियां ते लगे फिरदे तुहाडे ट्रेन होए बंदे ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਪਾਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀया तरक्की की करनी। चीमा साहब दर हकीकत मैंने जो आज वो ट्वीट पे बात करना चाह रहा था, हमारे राजनाथ साहब ने हमारे दुखती रग को छेड़ा। उन्होंने कहा यार तुसी दुनिया पे हर जगह मांग रहे हो, तुम सऊदी अरब हज करने जाते हो, आधे आधे खैरात मांगते हो, आधे जेबें काटते हैं। नौज बिल्ला हरम शरीफ के अंदर वो रिपोर्ट आई कि वहां जेबें काट रहे हैं। आपको पता है आपके दुबई के वीजे अबू धाबी यूएई ने बंद कर दिए, आपके सऊदी अरब भी बंद कर दिए हैं तार साहब, सऊदी अरब के भी बंद कर दिए उन्होंने। आज पता चला कि वो बड़ी तादाद में रिजेक्ट कर रहे हैं। यूरोप अमेरिका तो बहुत दूर की बात। चीमा साहब 22 ग्रेड के 2 अफसरान ने जाना था किसी काम वहां पे, तो उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए यार, किसी और जगह चले। उन्होंने भी बंद कर, 2 सेक्रेटरियों को वीजे नहीं दिए गए दुबई के। चीमा साहब इसके बाद भी अगर हमें आपको इसके बाद आप चाहते क्या है? आप क्या चाहते क्या चाहते? और जिहाद करना, जिहाद करो यार, मैं तो कह रहे हैं मना हो। और डक को टीटीपी रुक दीजिए थे, गड़ तो वो ना देगा ओके। लेकिन तुम्हारी नस्लों में नहीं किसी ने जिहाद किया, तुम्हें क्या पता जिहाद क्या चीज है? खड़े हुए तो तुम मुगलों के खिलाफ, कितनी जंगें तुमने लड़ी हैं, कितनी जंगें तुमने जीती हैं, बता दो ना मुझे यार। मैंने भी, मेरी भी इंफॉर्मेशन ताजा करो, मुझे भी पता चले। मेरे खून के अंदर इतनी बड़ी मैं ग्लैडिएटर, मेरे भी तो पता लगे ना। 10 को लड़िया हो, एक ऐसी गुजराले का जट सी, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। कभी उसके स्टैचू की बाजू उतारते हो, कभी टांग उतारते हो उसकी, अब मौलवी थोड़े जा जाके। चलो, लेकिन इस्लाम ही समझ लो यार चीज क्या है। मोहम्मद बिन सलमान को अरबी पटर पटर आती है, कुरान हो सकता जबानी याद हो, वो भी इलाज कराने थे अमेरिका जाऊंगा जीव डॉक्टर से, ये भी तुम्हें बता दूंगा। अच्छा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं ना हम इन्वेस्ट करते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया, आप अक्सर कहते हैं कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है तार साहब, उन्होंने दुबई में शाखें खोल ली है, अबू धाबी में, क्योंकि उनकी कोलैबोरेशन है उनके साथ। तार साहब ये पाकिस्तान के किसी मैं जरा राजनाथ सिंह पे दोबारा आना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर ने जवाब नहीं दिया उनको कि सानू पैसे चाहिए देने के नहीं चाहिए। बंदा होता है ना, गुस्से से ही जवाब दे देता है कि आपने ये क्यों स्टेटमेंट दी है। ये पाकिस्तान की पॉलिसी है यहाँ के वैसे ही? नहीं, पॉलिसी नहीं है। आजकल $7 बिलियन गया, हिस्से करते पे होने और की करता बिजी होने ना, उधर 7 बिलियन चला गया ना। और आपके लोन जो थे वो कुछ महीनों के लिए आगे पोस्टपोन हो गए, और मिठाइयां बांट रही थी, कहते खुशखबरी आ गई, खुशखबरी आ गई। वो $7 बिलियन है, कुछ थोड़े दिन तो लगेंगे ना जब तक वो खत्म नहीं होते। लेकिन मैंने उसके जवाब में बिल्कुल गलत नहीं कहा। मैं क्या, हमारे पास पैसा तो बहुत है, 150 बिलियन हमारा बाहर पड़ा है, यहां से लूट के जो गया बाहर। लंदन में पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टियां ब्रिटिश लोगों से ज्यादा है, ये भी पता है, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को। कोई ऐसी गलत बात, पैसा कमी नहीं है। जितना पैसा पाकिस्तान में आया है और वहां से निकला है, आप सोच नहीं सकते। ये 5-6 साल पहले की बात थी, स्विस बैंकों में भारत से ज्यादा करप्शन का पैसा पाकिस्तानियों का। ये मेरा नहीं, मैंने गूगल से चेक किया। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हमारे खून में ये चीजें क्या करें। यहां आपने परवेज मुशर्रफ दौर में, आप बुक में, ये अमेरिकन कहते थे कि हमने शर्तें दी थी 10-15 लिख के परवेज मुशर्रफ को, हो सकता है कुछ रिजेक्ट कर दे, उसने 5 चीजें फ्री दे दी थी। आपसे जो भी बंदा एक चीज मांगता है, आप 7-3 फ्री दे देते हैं। आपकी तो रिक्वायरमेंट ही थोड़ी सी, डॉलर सिर्फ, ग्रीन कार्ड, डॉलर, कनाडा का पीआर, इंग्लैंड का पीआर, इंग्लैंड की सिटीजनशिप, इससे बड़ी तो आप मांगते ही कुछ नहीं। ये नहीं पता कि आपको, आपके अफगानी वहां ट्रांसलेटर थे, सबको इन्होंने यहाँ ग्रीन कार्ड दे दी। आप तो मुल्क बेच के ग्रीन कार्ड ले रहे हैं, वो पठान अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर करके ले जाते थे अफगानी। लेकिन आप खैर, आपने देखे ना, हर सुबह आप हर चीज अपनी फारसी, हर चीज। दुख वाली बात वो नहीं चीमा साहब। इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरीके से मैं कहता था हमेशा कि इस तरह चीमा साहब चल नहीं पाएगा जिस तरह आप चला रहे हैं। इसके कुछ करना पड़ेगा आपको। आप देखें अदलिया के हालात आजकल क्या है। आजकल अदलिया के हालात देख लें। मुर्शद पाक डेली बेस पे दरबार लगा रहे हैं, मुगलिया दरबार अपना, और सीधे मुखातब होते हैं कौम से, कहते हैं बाहर निकलो डी चौक में, चाहे 2 दिन लग जाए, चाहे 10 बंदे मर जाए, 15 बच जाए,
परेशान है बंदा, वो कहता है बंदे मरे क्यों नहीं उस दिन। कहते अली अमीन गंडापुर तो वापस किस तरह चला गया, कहते यहां तो 10-15 बंदे मरने चाहिए थे। और उसकी बात, उसकी फैमिली एंटरप्राइज, चीमा साहब फैमिली एंटरप्राइज, माई हलीमा बाहर खड़ी हुई थी, उसने फिर उसको, उसने लुक में आगे उसने दिया, उसने कुछ और चीजें 4 ऐड की, उसने कहा ये खार ये है। बंदा पूछा अम्मा जी तुसी की करदे फिरदे हो, साडे वास्ते एक थोड़ा पटाका जिहड़ा अंदर बैठा, साडे वास्ते बीबी बुशरा घाटे जे तुसी भी तड़का लाण लगे हो, सानू तो यही लै दे चले 2-3 बंदे। पता नहीं साडे हुण हाफिज साहब की चाहते ने, काजी फैज ईसा की चाहता है, मेरे तो समझ तो बाहर, मेरी बिल्कुल समझ तो बाहर है चीमा साहब। 7 लाख फौज है, वो रोज गड़मा रोजाना गिरबान पकड़ता है, रोजाना इनका गिरबान पकड़ता है। ताड़ साहब वो एक स्टेटमेंट आई है जो इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है इन द मिडल ऑफ द वॉर, जैसे ही ईरान ने हमला किया है उन्होंने कहा जी अल्लाह ताला की हिफाजत के बाद पाकिस्तान की जो एटमी ताकत है और जो हमारी फौज मुसलसल हालत जंग में है, ये हमारे दफा की जमानत है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह इसराइल अमेरिका और मगरबी हुकूमतों की शह के ऊपर मुसलमान मुल्कों के ऊपर हमले कर रहा है, उन्होंने फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान का नाम लिया और उन्होंने कहा कि इसराइल और भारत का जो गठजोड़ है ये पाकिस्तान के साथ जरूर कोई ना कोई पंगा लेते, ये लफ्ज उन्होंने लिया है, पंगा लेने की कोशिश करते अगर पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और मिसाइल प्रोग्राम ना होता। पाकिस्तान के वजीर दिफा को इस वक्त स्टेटमेंट देनी चाहिए थी जो ईरान ने इसराइल पे हमला किया है, या ये जो स्टेटमेंट की कि हमारे मिसाइल और एटमी हथियार पाकिस्तान के दिफा की जमानत है और हमारी फौज, वरना इसराइल और भारत जो हैं जिनके ताल्लुकात हैं ये कुछ ना कुछ हमारे लिए मुश्किल पैदा होती। आप इस कैसे देखते हैं? मैं चीमा साहब उनसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, रिबटल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा इन रिटर्न कि आपके टीटीपी के हालात क्या है, आप एटॉमिक पावर की तरफ बिहेव कर रहे हैं। आप बलूचिस्तान में इस वक्त जो आग लग चुकी, 10 जिलों के अंदर हालात जो खराब है, बल्कि सब इस वक्त शाम के बाद सूबा केपी के अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां बाहर नहीं निकल सकती, शाम के बाद अंधेरे के बाद पुलिस नहीं बाहर निकल सकती। तो ये आप एटॉमिक पावर की हालत होती, ये हालत। वो दुनिया को दिखा तो दो यार एटम बम है तुम्हारे पास या नहीं है यार, इस तरह तो नहीं होता। मैंने शक के तो को पता नहीं है भी कि नहीं। दिस इज नॉट हाउ द एटॉमिक पावर्स बिहेव। डॉक्टर साहब हम टेस्ट किए हुए हैं, दुनिया मानती है पाकिस्तान को, पता नहीं कितने चाइना वाले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पाकिस्तान को एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट मानती है। डॉक्टर साहब चीमा साहब मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान के अंदर क्या नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब उसका न्यूक्लियर तो नहीं ना चला सकते हम, उसके लिए तो और सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस है ना, उनके डील करने के लिए तो और तरीके चाहिए। आपके जो हालात हैं, डू यू रियली बिलीव पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर? खोते हैं तो फिर पठान रोज गरमा पाड़ दें ਤੁਹਾਡਾ। डॉक्टर साहब तालिबान ਨੂੰ ਐਟਮ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ भाई गल सुनो, पर ਤੁਸੀਂ किस ओए ਉਹਨਾਂ को ਬੰਬ ਕਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪਠਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ? ला डॉक्टर साहब के सर हमारे स्ट्रेटेजिक आर्म फोर्सेस हैं ये वो। चीमा साहब मैंने इससे पहले यही फिक्रा मुकम्मल किया जिस पे आपने कहा था कि मुर्शद पाक अडयाला जेल में 7 लाख फौजियों का गिरबान डेली बेस पे पकड़ता है। और अगले दिन, अच्छा सुने, ठीक है, अली अमीन गंडापुर ने जो जाके वापस जाके जो उस पर स्पीच दी, उसने कहा इनकलाब आ चुका है, 1 गोली मारोगे 10 गोलियां मारोगे। वाह 10 गोली। और उसके मुर्शद ने पीछे कहा, उन्होंने कहा तू पीछे गया मैं बड़ा दुख होया। दूजा तो बुजदिल है, वो कहते बैरिस्टर है, खोरे इंग्लैंड जाके बुजदिल हो गया, कहते डी चौक पहुंच पावे 20 बंदे मर। तो चीमा साहब आपके भी वैसे हालात जो हैं, आपके पाकिस्तान के अंदर भी हालात को लेबनान से कम नहीं है। वाकई मैं उनकी बात से कुछ एग्री जरूर करूंगा। सूबे जब एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हैं और आप सूबों को अलाउ करते हैं, उन्होंने, अब आपने उनका एक और फिक्रा नहीं सुना अली अमीन गंडापुर साहब, भाई इसको भी आप, मैं कहूंगा बल्कि आप भी इसको ट्रांसलेट करें और डिफेंस मिनिस्टर को भी चाहिए ट्रांसलेट करें। उसने कहा पंजाब पुलिस हम तुम्हें उठा के पेशावर ले आएंगे। उन्होंने कहा पंजाब दी पुलिस में चुक के पेशावर ले आएंगे नेड़े हो उस और पंजाब पुलिस दा पता नहीं ताड़ साहब ये बड़े बड़े काम कर दिए पंजाब पुलिस। नहीं वो तो नहीं, ये ठीक है गाले जी कोई चीमा साहब, लेकिन ये इस तरह मुल्कों के अंदर होता है ना। बात तो सही है, सीएम ऐसे तो नहीं मैसेज। ताड़ साहब ये तो देखें ना, आप देखें मेरी बात सुने, इमरान खान साहब के ऊपर भी तो ये बात आती है कि वो भी तो चाहते हैं कि हर शख्स जो है उनका
जो है ना फाइटर बन जाए, उनका जो ना गुरिल्ला बन जाए, वो भी तो लड़ना ही चाहते हैं। वो कौन सा कोई पार्टियां चाहते हैं बंदे अंदर 10-15 बंदे मरे, एस्टैब्लिशमेंट मेरे से बात शुरू करे, वो दिस इज व्हाट ही वांट्स। चीमा साहब उसका टोटल ऑब्जेक्टिव ये है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। बंदे मरे और एस्टैब्लिशमेंट 10-15 माओ के बच्चे मरे और ये मेरे साथ आके बात करें और हो सकता मुझे बनी गल भेज दें, तो मैं उत्थे जेड़ा जाके ते मौज डंड बैठ के उत्थे मारा, 2-4 कुत्ते रख ला, 2-4 पीरनियां फिरन, तो उत्थे फिर अस्ताना बनने जाके वो तो यही चाहता। लेकिन चीमा साहब ये तो सोचना तो हाफिज साहब को चाहिए ना, सोचना तो हाफिज साहब को चाहिए कि ये सारा कुछ सिलसिला क्या हो रहा है, और फिर दोबारा इसको पावर में लाए तो करेगा क्या ये? इसको अगर ले आते हैं पावर में, दोबारा आ जाता है, पाकिस्तान की चाबियां फड़ा दी, ये तो केड़ा बंदा आगे चलाएगा? सब तो बंदा मरवत साहब ने, अली अमीन गंडापुर तो ख्याल है मुल्क चलाने की सलाहियत रखता है। लेकिन चीमा साहब इस तरह तो नहीं होता ना जिस तरह ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन एक चीमा साहब इस वक्त किसी मैं 2-4 खान साहब को एक और मुगालता हो गया, $7 बिलियन का जो पैकेज मिला है, इसके बाद खान साहब को और दूसरे आपके जो लोन जो रीस्केड्यूल हुए हैं, खान साहब को ये गलती पड़ गई है कि हो सकता है 1-2 साल ये हुकूमत मजीद ना निकाल जाए। खान साहब को 1-2 साल की जेल नजर आना शुरू हो चुकी है, इस वजह से घबरा गए हैं वो, और उसके रिजल्ट में उन्होंने कहा कि बाहर निकल के बच्चे मारो, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। ये उनको ना थोड़ा सा गलत सिग्नल आया, वो भी ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन चीमा साहब देखा जाए तो जो इस वक्त चला रहे हैं कंट्री, उनको सोचना चाहिए कि ये सारे सर्कमस्टांसेस में खान साहब बाहर आ जाए, खान साहब चलाएं, प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन जाए, पाकिस्तान सर्वाइव कर सकते। किसी ने अभी तक ग्रास रूट इशू को डिस्कस किया? कोई नहीं डिस्कस किया। क्यों करना है? जरूरत कोई नहीं। सारे लंदन बेस्ड लोग हैं, और मेरे ख्याल में कैरी ऑन लगेज के साथ बैठते रात को सोते हैं रोजाना चीमा साहब, और उसको वापस वो आ जाएंगे, एंजॉय करेंगे। इसके बाद इसमें मजीद क्या हो सकता। लेकिन चीमा साहब जो एक अमेरिकन इलेक्शन है, आज सबसे बड़ी बात यह है, बल्कि आपके देखने वालों को चाहूंगा कि आखिरी आज डिबेट हो रही है जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जेडी वांस और डेमोक्रेट पार्टी के, विल बी वर्थ वाचिंग इट। कल डेफिनेटली आई वुड लव टू टॉक अबाउट अमेरिकन इलेक्शन जो है। बल्कि इस जंग के साथ एक और भी चीज है जो मैं इसको स्टडी कर रहा था, बीबी नेतन्याहू ने इस इलेक्शन का फायदा भरपूर उठाया है। उन्हें पता था कि अमेरिकन डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन दोनों ही मजबूरी है उनकी इजराइल का साथ देना, प्रोटेक्ट करना। इलेक्शन ईयर है और अमेरिका के अंदर खासकर क्रिश्चियंस दे बिलीव दैट Jew they are God chosen people, Jesus was Jewish, they use that sentiment। तो उनको भी पता था, उन्होंने इस चीज को भरपूर फायदा उठाया बड़ी खूबसूरती के साथ। जब मैं बीबी नेतन्याहू के सारी स्ट्रेटजी को स्टडी कर रहा था तो कई दफा आखिरी स्टेटमेंट जब वो आ रहे थे यूनाइटेड नेशंस के, तो सीज फायर के लिए एक दफा उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, यहाँ आके उन्होंने माइंड चेंज करके जब इंटेलिजेंस आई तो ग्रीन सिग्नल दिया कि हसन जो नसरुल्लाह है उसको। जो इसमें सबसे बड़ी बात ये जो मैं इजराइल की कामयाबी के बारे में देख रहा था, दे रिस्क लेते हैं और दे नो हाउ पावरफुल दे आर। सबसे बड़ी बात यह है कि बीबी नेतन्याहू अमेरिका में यहाँ रह के गए हैं, पढ़ के गए हैं, दे नो देयर माइंडसेट, दे नो हाउ टू मैनिपुलेट देम। और उन्हें पता था कि बाबा बाइडेन इज द वीकेस्ट प्रेसिडेंट और इसकी कोई सपोर्ट इसको हासिल नहीं है, और उसका फायदा उन्होंने भरपूर उठाया है। कई दफा ग्रीन सिग्नल दे के वो पीछे से माइंड चेंज कर गए। तो लेकिन उसमें चीमा साहब देखने वाली बात यह है ना, जो मैंने अर्ज कर रहा था कि 2 बिलियन मुसलमान, कोई इसमें माई का लाल को स्टडी कर रहा हो कि हाउ यू बिल्ड नेशंस, हाउ टू बिकम पैट्रियाटिक, हाउ टू सर्व योर कंट्रीज एंड हाउ टू सर्व योर रिलीजन एट द सेम टाइम। ये एक ट्रेजेडी है कि 200 बिलियन जो है सारे दिहाड़ीदार, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं नहीं कह रहा मैं दुध का तुड़िया, मैं भी इतने लगा फिरना जो लाद पाकिस्तान नस के आए हैं इतने अपनी रोटी टुकर चलाए हैं कि मैं सोचा जाए को मैं खिदमत लगा कर। लेकिन एटलीस्ट आई रियलाइज के व्हाट इज एटलीस्ट द मिनिमम। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और 2 बिलियन लोग क्या करें, आपस में जो है ना वो खामोश बैठे हुए हैं और देख रहे हैं। और आज ये जो ईरान ने हमला कर दिया, इसका मजीद जारी बात है नुकसान होगा। इजराइल क्या करता है, क्या रिस्पांस देता है, मुसलमान दुनिया में मजीद तकसीम होगी। जैसे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है, इंडियन मीडिया जो है वो इजराइल की सपोर्ट कर रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं। तार साहब एस्केलेशन होगी तो जारी बात है तेल की कीमतें महंगी होंगी, सप्लाई चेन मुतासर होगी, गरीब ममालिक मजीद गरीब होंगे। लेकिन ये
तार साहब एक आखिरी सवाल करता जाऊं, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि नेतन्याहू ने फायदा उठाया है कमजोर बाइडेन का और अमेरिका के इलेक्शन के मंथ्स का। तार साहब, अमेरिका इस जंग को रोक सकता था, अमेरिका इजराइल को ठंडा कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्या आप इसकी वजह किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? अमेरिका की वॉर मशीनरी को जिम्मेदार ठहराते हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को, कमजोर बाइडेन साहब को, या इलेक्शन को? क्या ऐसी चीज है कि ईरान के इजराइल को नहीं रोका जा सका? वरना अगर वो रोकना चाहते तो हालात बेहतर होते। अब जो हालात हैं वो तो बड़े खराब हैं। क्या वजह है इस पे जरा काइंडली कमेंट कर दें। चीमा साहब, इस वक्त मैंने इसका इस आपके सवाल का जवाब पहले दे दिया था। अमेरिका कैन नॉट डू एनीथिंग against Israel, period. They are so strong in this country, so strong in this country. Financially, Spielberg, Hollywood, चीमा साहब वॉल स्ट्रीट, आइंस्टाइन, एकेडमिया में उनका हिस्सा। गूगल करके देखें रिसर्च उनकी क्या है। अमेरिका को बनाने वाले वो हैं, यूरोप से आए थे तो अमेरिका को बनाया हुआ। अमेरिका कैन नॉट डू एनीथिंग। अमेरिका क्या था, जरा एक मिनट के लिए इसको इस पर रिसर्च करें। अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले क्या था? मैंने बताया ये यूरोप के लिए सिर्फ रॉ प्रोडक्ट पैदा करता था। तंबाकू यहां से जाता था, सिगरेट इंग्लैंड में बनते थे चीमा साहब। कपड़ा यहां से जाता था, कॉटन यहां से जाती थी, कपड़ा मैनचेस्टर में बनता था। यहाँ पे सिर्फ आलू और इस तरह की चीजें, पोटेटो बना, इनके हालात क्या था? वो आए तो उन्होंने इसको बनाया है। दे कैन नॉट मूव अ सिंगल इंच विदाउट देम। बर्नी सैंडर ने हाउस पे खड़े होकर कहा था, उसने कहा हाउ सैड इट इज कि हम पैसा भी दे रहे हैं गाजा की जंग के लिए, बम भी दे रहे हैं, और इजराइल हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हाउ डेस्परेट, हाउ डेस्परेट। और मैं दूसरी एक और यहाँ पे और चीज प्रेडिक्ट करूंगा। अब इस वक्त दूसरा कंट्री जो इजराइल के बाद आ रहा है वो भारत, अमेरिका के। और इस पे मेरा जो उर्दू पढ़ने वाला लौंडा लपाड़ा नाम के जिहादी जो है पाकिस्तान, अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे जो है, आवारा वो भी, और जो बेरोजगार है, उनके लिए इत्तला अर्ज है कि यहाँ पे इजराइल के बाद दूसरी स्ट्रॉन्ग इस्लामिस्ट भारत है। और किस वजह से? तालीम की वजह से, तालीम की वजह से। मैं तुम्हारी मिन्नत करना चाहूंगा, इंग्लिश और मैथ सीखो, कोशिश करो। तुम्हारे मुर्शदैन, तुम्हारे सारे तुम्हें रन करने वाले, तुम्हारा हर मौलवी, हर दूसरा उसका बच्चा लंदन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहा है या अमेरिका में पढ़ रहा है, लेकिन तुम्हें कह रहे हैं जिहाद करो, जिहाद। तुम्हारी आंखें बंद है, कान बंद है, पता नहीं क्या बात है, कोई समझ। कल आपका एक जज का बच्चा था चीमा साहब, सदमे तो मुझे बहुत है। जज का बच्चा सुना पीटीआई के जलसे में जा रहा था, पुलिस ने रोका है और एसपी लोगों को फौरन मुअत्तल कर दिया। चल, मुअत्तल करने में कोई शर्म नहीं आती चीमा साहब। और उसने वो उसके अल्फाज बड़े गलत गालियां निकाली उसने पुलिस वाले। लेकिन इसमें कसूर आपका नहीं है चीमा, आप ही कहते हैं कसूर आपका ही है। सबसे ज्यादा कसूर उन लोगों का जिन्होंने मुर्शद का एक ऐसा किरदार पोर्ट्रे किया है, जिन्होंने उसको एक लार्जर देन वर्ल्ड बना के पेश किया है कि बच सिर्फ पाकिस्तान सकता है। सिर्फ पता नहीं किस तरह बचेगा यार, कन्विंस करो ना मुझे। मैं कई मौलवियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे कन्विंस करो यार। उसके पास कौन सा ऐसी ताकत है जिससे पाकिस्तान बचाएगा? सही बात। उस्मान बुज़दार है, 5-7 और लाएगा, मुराद सईद है वो लाएगा, मरवत साहब बचाएंगे पाकिस्तान। किसके पास सलाहियत है पाकिस्तान बचाने की? आज तक किसी ने आपको किसी ने कंप्यूटर की तालीम देने के बारे में बात की? आप सर्वाइव कर पाओगे? अगले दौर में जा सकोगे उर्दू के साथ? पता नहीं। फिर चीमा साहब, दूसरा मैं हैरान हूं इस चीज पे, आपके खत्ते में एक और बड़ी चेंज आई चीमा साहब, बल्कि मैं सोच रहा था हमारा प्रोग्राम डॉक्टर यूनुस साहब को बड़ी यहाँ पे लिफ्ट दी गई। चीमा साहब आए तो शहबाज शरीफ के साथ गुजरते हुए हमें उन्होंने तस्वीर साथ खिंचा ली, हालांकि वो उसको पता भी नहीं होगा ये कौन खड़ा है साथ, लेकिन डॉक्टर यूनुस से जफियां मारी जाते हैं। बाबा बाइडन, बिल क्लिंटन उनसे मिल रहा है। और मैं जब इस सारी डिटेल पढ़ रहा था तो मुझे पता चला वो डॉक्टर यूनुस थे, आई पैदा हमारा आदमी अमेरिका दी, इतने पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, और ही हैज मेनी मेडल्स फ्रॉम हियर। ये तो बिल्कुल जो बात की जा रही है इस वक्त के, अमेरिका इज इन्वॉल्वड इन बांग्लादेश सो सीरियसली राइट नाउ। अच्छा, ये दो चीजें चीमा साहब मैंने जो देखी है, सबसे बड़ी बात डॉक्टर यूनुस साहब के शहबाज शरीफ साहब भी साइडलाइंस पे मिले, और जो सबसे बड़ी बात भारत में देखा, बांग्लादेश में पहली दफा कायदे आजम की बरसी मनाई गई। जी 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 जी, इतना प्यार, इतना पिछड़े पढ़ा मिल गए।
आपको याद होगा बचपन में देखते थे मेले में भाई गुम जाते हैं, तो फिर जुबान होते तो मिल जाते हैं। वो कहते भैया आप कहाँ रहे? वो कहते मैं आ गया। कहता अच्छा बात आप कहाँ रहे? कहते मुझे शायद इसकी यही वजह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है, आई डोंट नो कैसे फ्रेम किया जाए, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान क्योंकि इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुए, तो वो उसके बाद जो हसीना वाजिद और उनके वालिद ने वो जो एक बांग्लादेश नेशनलिज्म इंजेक्ट करने की कोशिश की, समहाउ वो उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो एक और चीज जो है वो निकल आई। लेट्स सी इसमें क्या होता है। नहीं दर हकीकत मैं कुछ और चीजें भी ऐड इसमें करना चाहूंगा। जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था मैं कई चीजें नहीं लग अमेरिका ने बड़ा अरसा बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। 1972 तक को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। आज तक कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां नहीं गया सिवाय बिल क्लिंटन के। और बिल क्लिंटन डॉक्टर यूनस के रिलेशनशिप में व्हेन बिल क्लिंटन यूज्ड टू बी द गवर्नर ऑफ आर्कांसास, आज तक कोई अमेरिकन सदर नहीं गया। और जो बांग्लादेश का यहाँ हसीना वाजिद भी आई थी, लेकिन जनरल इरशाद मेरा ख्याल आए थे यहाँ पे। उनके रिलेशनशिप अमेरिका के साथ हमेशा दे वर सावर। लेकिन ये किसी वक्त इसको मैं आई वुड लव टू डाइसेक्ट द होल थिंग कि व्हाट इज गोइंग ऑन। बिल्कुल तार साहब, थैंक यू वेरी मच। आज हमने बात की है मिडिल ईस्ट की डेवलपिंग सिचुएशन के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। देखते हैं और थिंग्स फर्दर अनफोल्ड। थैंक यू वेरी मच तार साहब, आपको बहुत शुक्रिया।